हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट करनी है, मात्र ₹99 की। उसके बाद आपने जो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वे आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आपने सेंड कर देना है। ठीक है, पेमेंट भी आपने इसी नंबर पर करनी है और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वे भी आपने इसी नंबर पर सेंड कर देना है व्हाट्सएप के थ्रू। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद आपको बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ को अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, गर्ल्स को अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और पेमेंट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर के बारे में, कि कितने क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एच पी यू बी एड एंट्रांस में आपसे 20 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज के जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स के ही होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में कि कहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, 20 टोटल पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन जो होते हैं वे आपके इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है, नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। फिर 15 क्वेश्चन जो है एंटोनिम, सिनोनिम, ये सभी जो है वो आपसे 15 मार्क्स के जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी बचे आपके 5 मार्क्स, यानी कि 5 क्वेश्चन बचे। तो 5 जो क्वेश्चंस हैं वे होंगे, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। ठीक है, एक पैराग्राफ को पढ़कर आपने नीचे उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। आपने उन पैराग्राफ को पढ़कर जो है वो उन क्वेश्चंस के जो है वो आपने आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर से रिलेटेड होंगे, 5 क्वेश्चन आपके वो कॉम्प्रिहेंशन है इनके पैसेज से रिलेटेड होंगे। तो ये जो 5 क्वेश्चन जो आपसे पैराग्राफ वाले होंगे, ये फ्री के मार्क्स होंगे। इनकी आपने प्रैक्टिस बहुत करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप पैसेज वाले क्वेश्चंस की, उतना ही बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, तो बाकी आपने इन 5 क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस काफ़ी करनी है। बाकी ग्रामर से रिलेटेड जो 15 क्वेश्चंस होंगे वे हम वीडियोस में कवर करेंगे, या फिर कंप्लीट स्टडी मटेरियल में भी आपको कंप्लीट जो है वो इंग्लिश और सभी सेक्शन का आपको कंटेंट जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी 20 क्वेश्चन आपके हो गए इंग्लिश के। अब जो आज हम टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे वे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन जो है हर एक बार 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम हो गया। ठीक है, उनको थोड़ा हम डिटेल में अब डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं एंटोनिम्स के बारे में। ठीक है, अब आपने ये देखा ही होगा, वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम में आपने क्वेश्चंस ये देखे होंगे, या प्रीवियस ईयर्स की वीडियोस में भी देखा होगा। ठीक है, एंटोनिम होते क्या हैं, इसको हम बाइलिंगुअल ही डिस्कस करेंगे। तो किसी शब्द का यदि दूसरे शब्द के विपरीत हो, ठीक है, यदि किसी शब्द का जो अर्थ है, मीनिंग जो है, यदि दूसरे शब्द के विपरीत हो तो वे उस शब्द का एंटोनिम होता है। ठीक है, यानी कि एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग। तो ऑपोजिट यानी कि विपरीत आपने याद रखना है। किसी किसी शब्द का अर्थ यदि दूसरे शब्द के विपरीत हो तो वे उस शब्द का एंटोनिम होता है। ठीक है, एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग्स। अब एंटोनिम्स जो होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, वे भी आपको पता नहीं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के एंटोनिम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, पहला है बाय यूजिंग अ न्यू वर्ड अनरिलेटेड इन स्ट्रक्चर। ठीक है,
जैसे कोई वर्ड है जो दूसरे उसके ऑपोजिट मीनिंग से जो है वो अनरिलेटेड है, ठीक है, स्ट्रक्चर में। जैसे गुड का गुड है, तो गुड का क्या हो गया, बैड हो गया, ठीक है। अगली का ब्यूटीफुल हो गया, अलाइव का डेड हो गया। अब ये जो वर्ड हैं ये क्या हैं, अनरिलेटेड हैं, मतलब स्ट्रक्चर में। जैसे ठीक है, स्ट्रक्चर में मतलब जैसे गुड है बैड है, ये किसी भी एंगल से जो है वो सेम नहीं लग रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल अनरिलेटेड हैं स्ट्रक्चर में देखा जाए। जैसे पुअर का रिच हो गया, एक्सेप्ट का रिजेक्ट हो गया, अटैक का डिफेंड हो गया, ठीक है। ये तो आ गया आपका यूजिंग अ न्यू वर्ड अनरिलेटेड इन स्ट्रक्चर। दूसरा आता है आपका बाय यूजिंग अ नेगेटिव प्रीफिक्स लाइक डिस, इल, इम, इन, एर, अन, ठीक है। तो दूसरा होता है आपका बाय यूजिंग अ नेगेटिव प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है यानी कि वर्ड के आगे जो कोई शब्द लगता है, कोई वर्ड लगता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे लगना, ठीक है। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं उपसर्ग, ठीक है, वैसे ही प्रीफिक्स जो है वे शब्द के आगे लग जाएगा, ठीक है। जैसे क्वालिफाइड है, इसका जो एंटोनिम होगा वे क्या होगा, डिसक्वालीफाइड, यानी कि क्या लग गया यहाँ पर, डिस लग गया। पॉसिबल है तो प्रीफिक्स लग जाएगा इम, ठीक है, तो क्या बन गया, इम्पॉसिबल, ठीक है। रेगुलर, इर लग गया, इरेगुलर। लीगल, इलीगल हो गया। कंप्लीट, इन लग गया, इनकम्प्लीट हो गया, ये प्रीफिक्स लग गया। रियल का अनरियल हो गया, ठीक है। ये जो है वो आपके सेकंड पार्ट था किसका, ये था आपका एंटोनिम का, बाय यूजिंग अ नेगेटिव प्रीफिक्स लाइक डिस, इल, इम, इन, इर, अन, ठीक है। थर्ड जो आता है वे आता है आपका बाय चेंजिंग द सुफिक्स। अब सुफिक्स जो होता है वो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, प्रत्यय, ठीक है, वे शब्द के पीछे लगता है। जैसे प्रीफिक्स जो था वो शब्द के पहले लगता था। अब सुफिक्स जो होता है वे आपका वर्ड के बाद लगता है, शब्द के बाद। जैसे फेयरफुल है, ठीक है, तो फुल की जगह लग गया आपका लेस लग गया। होपफुल यानी कि होप लेस, यहाँ पे लेस जो है वो आपका क्या है, वे आपका सुफिक्स है। कलरफुल आ गया, तो लेस जो है वो आपका क्या है, वे आपका सुफिक्स है, ये हो गया आपका कलरलेस। केयरफुल का हो गया, केयरलेस हो गया। थैंकफुल का हो गया, थैंकलेस हो गया। चेयरफुल हो गया, चेयरलेस हो गया, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये आपके तीन टाइप्स हो गए किसके, एंटोनिम्स के। और एंटोनिम्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच वही होना चाहिए जो ओरिजिनल वर्ड का है, ठीक है। ये आपने इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है कि एंटोनिम्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच वही होना चाहिए जो ओरिजिनल वर्ड का है। जैसे लीगल जो है एडजेक्टिव है, ये हो गया इलीगल हो गया। हेट, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, नब हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम का काइंडली का अनकाइंडली हो गया, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये हो गया आपका एंटोनिम। और एंटोनिम्स के बारे में थोड़ा हमने बिल्कुल बेसिक से है इसको डिस्कस किया। अब बात करते हैं सिनोनिम्स के बारे में। अब कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे एंटोनिम्स की, ठीक है। एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक शब्द के बारे में। जैसे ये आपके पास एंटोनिम्स दिए हैं, जैसे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये जैसे कोई वर्ड दिया है, जैसे एडमिट, जैसे एडमिट दिया है, इसका एंटोनिम क्या होगा, डिनाई होगा, ठीक है। उसी तरह हो गया आपका एक्यूट हो गया, तो एक्यूट का जो एंटोनिम होगा भी आपका स्लो या डल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो। कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करते हो उसमें आपको ये कंप्लीट पीडीएफ जो है वो सभी सेक्शंस की भी आपको मात्र ₹99 में जो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं। अब बात करते हैं हम सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स क्या होते हैं, तो जो सिनोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स का जो अर्थ होता है वे होता है सिमिलर इन मीनिंग, यानी कि समानार्थक। समानार्थक कहा जाए या पर्यायवाची कहा जाए। सिनोनिम्स को जो है हिंदी में क्या कहा जाता है, समानार्थक या फिर पर्यायवाची शब्द जो है वो कहा जाता है। ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से लेके ज़ीरो से बेसिक से जो है वो आपको एंटोनिम और सिनोनिम्स के और इंग्लिश के टॉपिक्स लेके आया हूँ, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। वैसे वर्ड्स जो मीनिंग में लगभग समान होते हैं किंतु जिनके प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में डिफरेंस होता है, उन्हें सिनोनिम्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा भी है, सिनोनिम्स को क्या कहते हैं, समानार्थक या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और वैसे वर्ड्स जो मीनिंग में लगभग समान होते हैं किंतु उनके उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन
में डिफरेंस होता है उन्हें सिनोनिम्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सिंपल सी इतनी सी बात करते हैं, बाकी हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके सिनोनिम्स के। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब किसी शब्द का अर्थ दूसरे शब्द से मिलता जुलता हो तो वे शब्द दूसरे शब्द का क्या होता है, सिनोनिम्स कहलाता है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से भाषा में रोचकता आ जाती है। और नीचे कुछ सिनोनिम्स जो हैं वो दिए हैं। जैसे ये आपके पास सिनोनिम्स दिए हैं। जैसे पहला है वर्ड मीनिंग है एबिलिटी यानी कि योग्यता का, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, कैपेबिलिटी हो गया, कैपेसिटी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। ठीक है, उसी तरह एड हो गया, सहायता, आपने सुना होगा फर्स्ट एड। ठीक है, तो उसी इसका सिनोनिम सेम वर्ड क्या हो गया, सेम मीनिंग क्या हो गया, हेल्प हो गया, रिलीफ हो गया, एसिस्टेंस हो गया। ठीक है, उसी तरह अरेस्ट हो गया, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार कर लिया, उसे क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, डिटेन कर लिया। ठीक है, ये सभी जो है वो आपके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है। ये हमने एंटोनिम के भी एग्जांपल देखे थे। ये आपको सिनोनिम्स को भी, सिनोनिम्स कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, सभी सेक्शंस की। तो ये कुछ एंटोनिम और सिनोनिम्स हो गए। बाकी बिल्कुल हमने बेसिक सा डिस्कस कर लिया एंटोनिम और सिनोनिम्स के बारे में। बाकी आपको इनके जो एंटोनिम और सिनोनिम्स जो है वर्ड्स के भी आपको एक पढ़ने ही होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा याद ही करना पड़ेगा, लर्न ही करने पड़ेंगे, तभी आपको एग्ज़ाम में आप इनके सोल्व कर पाओगे। ठीक है, और थोड़ी आपकी वर्ड पावर यानी कि वर्ड मीनिंग की जो पावर है वे भी आपकी ठीक होनी चाहिए। उससे भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप उनके आंसर देख सकते हैं, दे सकते हो। ठीक है, बाकी एंटोनिम और सिनोनिम्स के बारे में हमने बिल्कुल बेसिक सा जो है वो डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है आपका पंचुएशन मार्क्स यानी कि विराम चिन्ह के बारे में। आपने हिंदी में तो पढ़ा ही होगा विराम चिन्ह, अब इंग्लिश में भी पढ़ेंगे हम। तो पंचुएशन मार्क्स, ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज में पंचुएशन मार्क्स का बड़ा महत्व होता है। किसी सेंटेंस या पैसेज में बिना पंचुएशन मार्क्स का प्रयोग किए अर्थ की स्पष्टता संभव नहीं है। इनके प्रयोग से वाक्यों को पढ़ने, बोलने और उनके अर्थ समझने में जो है वो असुविधा होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। विराम चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पंचुएशन मार्क्स कहा जाता है। बाकी बिल्कुल सेम है। अगर आप हिंदी में भी पढ़ते हो, इंग्लिश में भी पढ़ते हो इन टॉपिक्स को, तो आपको दोनों लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में आपको बिल्कुल सेम ही होगा। ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस आपको पता होना चाहिए कि इसका इंग्लिश में और हिंदी में यूज़ कैसे होता है। ठीक है, बाकी इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में निम्नलिखित पंचुएशन मार्क्स के प्रयोग होते हैं। ये पंचुएशन मार्क्स है। जैसे फुल स्टॉप हो गया, ठीक है, ये फुल स्टॉप है। ये कोमा आ गया आपका, ये कोमा आ गया। ठीक है, सेमी कॉलन ये आ गया। ठीक है, कॉलन आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया आपने। ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क्स आ गया ये। ठीक है, हाइफन आ गया, डैश आ गया। डैश थोड़ा लंबा होता है, हाइफन थोड़ा लेंथ में छोटा होता है। उसी तरह एपस्ट्रोफ आ गया आपका। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा आ गया, ब्रैकेट्स आ गई। ठीक है, अब इनका थोड़ा ये यूज़ करते हैं, यूज़ के बारे में देखते हैं कि इनका यूज़ कहाँ पर और कैसे होता है। पहला है द राइट यूज़ ऑफ फुल स्टॉप। तो इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव तथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अलावा किसी भी तरह के कंप्लीट सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का जो है वो प्रयोग होता है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, तो ये आपका फुल स्टॉप लगा है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज प्लेइंग, कम हियर, डोंट मेक अ नॉइस, देयर वाज अ किंग। ठीक है, राम हैज़ अ बुक, तो ये आपका यूज़ होता है फुल स्टॉप का। सही यूज़ कहाँ पर होता है ये आपने देख लिया होगा। उसके बाद बात करते हैं एब्रीविएशन और इनिशियल लेटर्स के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे नाउ, आरटीसी बस, एसडीओ, यहाँ पर भी किसका यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी आपका फुल स्टॉप का। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये आ गया। एनसीसी ऑफिसर आ गया। ठीक है, आजकल डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस तथा सेंट के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग प्राय नहीं होता है। इन्हें पूर्ण शब्द, कंप्लीट वर्ड जो है वो मान लिया गया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इत्यादि के अलावा फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर कोई वाक्य में एब्रीविएशन से समाप्त होता है तो इसके अंत में एक ही फुल स्टॉप दिया जाता है, दो नहीं दिए जाते हैं। जैसे ही इज़ एन एफओ, ही हिज सन इज़ एन आईएएस। ठीक है, तो यहाँ पर एब्रीविएशन अगर लास्ट में आता है तो वहाँ पर एक ही फुल स्टॉप लगेगा, ना कि दो, जैसे ऊपर जो था वो कहा गया था। जैसे यहाँ देख सकते हो आप कि
ये दिया था कि एब्रीविएशन के बाद फुल स्टॉप आता है, जैसे BA, ठीक है। अगर ये लास्ट में आता है, एब्रीविएशन आती है लास्ट में, तो वहाँ पर ऐसे नहीं है कि दो फुल स्टॉप लगाने हैं, एक ही आएगा आपका फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द राइट यूज़ ऑफ कोमा। कोमा का जो यूज़ होता है वे कहाँ पर होता है? अगर वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई शब्द एक के बाद एक आए तो अंतिम दो शब्दों को एंड से जोड़कर बाकी शब्द सभी शब्दों के बाद कोमा का प्रयोग होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जैसे राम, मोहन, सोहन, क्रीम एंड जैक आर गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई शब्द एक के बाद एक आए तो अंतिम दो शब्दों को एंड और से जोड़कर बाकी सभी शब्दों के बाद कोमा का प्रयोग होता है। जैसे राम मोहन, कोमा राम मोहन सोहन, ठीक है। और लास्ट के दो जो हैं करीम और जैक, उनके बीच में क्या लग जाएगा? एंड लग जाएगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इंटेलिजेंट, लेबोरियस, होनेस्ट एंड जीनियस, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जब किसी शब्द को दोहराया जाए तब उसके बीच कोमा का प्रयोग होता है। जैसे हे, व्हाट आर यू डूइंग, कम कम, ठीक है, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तो किसी शब्द को जो है वो रिपीट किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, तो उनके बीच में भी क्या आ जाएगा? कोमा का यूज़ होता है। उसके बाद करते हैं द राइट यूज़ ऑफ सेमी कोलन। सेमी कोलन का जो यूज़ होता है वे कहाँ पर होता है? तो कोमा का प्रयोग हम सेंटेंस में वहाँ करते हैं जहाँ कम ठहरने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कोमा कोमा जब जहाँ पर हम यूज़ करते हैं वहाँ पर हम थोड़ा रुक लेते हैं, ठहर जाते हैं। फुल स्टॉप का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ अधिक ठहरने की आवश्यकता पड़ती है। वहीं सेमी कोलन का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ कोमा से अधिक तथा फुल स्टॉप से कुछ कम ठहरने की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। कोमा में क्या करते हैं? जब कोमा लगता है किसी सेंटेंस में तो हम वहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं। फुल स्टॉप में हम थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं। और सेमी कोलन में क्या होता है? हम इन दोनों के मुकाबले जो है वो कम रुकते हैं। कोमा से ज़्यादा और फुल स्टॉप से थोड़ा कम रुकते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जैसे बड़े बड़े कोऑर्डिनेट्स क्लोजेस को अलग करने के लिए सेमी कोलन का प्रयोग होता है। जैसे यदि ऐसे क्लोजेस कंजक्शन से शुरू ना हो, जैसे कम, मस्ट, यहाँ पे सेमी कोलन का यूज़ हुआ है, गो, जस्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द राइट यूज़ ऑफ कोलन। तो इसका जो यूज़ होता है वह कहाँ होता है? तो कोलन का प्रयोग किसी लिस्ट या एग्जाम्पल को शुरू करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका जो प्रयोग है वह आपका कहाँ किया जाता है? लिस्ट या एग्जाम्पल को शुरू करने के लिए किया जाता है। जैसे द फॉलोइंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड, पेन, ठीक है। फॉलोइंग आइटम्स तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है पेन, पेंसिल, रबर, कटर एंड एन इंक पॉट। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड, कौन कौन सिलेक्ट हुआ है? तो यहाँ पर कोलन का यूज़ हुआ है राम, श्याम, मोहन, गोपाल, संजय, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच या कोटेशन के पहले कोलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई फ्रेंड सेड, तो क्या कहा मेरे फ्रेंड ने? यहाँ पर कोलन का यूज़ होगा आई कांट स्पॉट यू, ठीक है। डायलॉग में स्पीकर के नाम के बाद कोलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन, हेलो, हाउ आर यू, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द राइट यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का राइट यूज़ कहाँ होता है? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बाद क्या होता है? फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन मार्क का नहीं। ये आपने याद रखना है। जैसे ही आस्क्ड मी व्हाट माई प्रोफेशन वाज, आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ मैन ही इज़। तो ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आपने कुछ पॉइंट जो है वो आपने याद रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं द राइट यूज़ ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क्स के बारे में, ठीक है। ये ऐसा होता है, इसका जो साइन है इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लामेशन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐसे फ्रेजेस, सेंटेंसेस जिनसे आकस्मिक मनोविकार व्यक्त हो उनके बाद भी एक्सक्लामेटरी मार्क का प्रयोग होता है। जैसे अल्लाह, ओह, नॉनसेंस, वेल डन, ओह, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाउ फाइन अ डे, हाउ नाइसली सी डांसेस, ठीक है। ये आपके एक्सक्लामेटरी मार्क्स मार्क हो गया, ठीक है। कहाँ पर इसका यूज़ होता है और कैसे होता है, ठीक है। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस की करोगे आप क्वेश्चंस की, आपको उतना ही बेनिफिट जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम हाइफन के बारे में। हाइफन जो होता है इसकी जो लेंथ है ऐसी होती है, ठीक है। हाइफन का प्रयोग मुख्य रूप से कंपाउंड वर्ड यानी कि दो या दो से अधिक पद वाला शब्द बनाने में किया जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे कंपाउंड वर्ड्स को प्राय एक ही शब्द जो है वो मान लिया जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसलिए आजकल कंपाउंड वर्ड्स के साथ कम से कम हाइफन के प्रयोग का प्रचलन है। अब इसको देख लेते हैं। जैसे अगर किसी सेंटेंस का कोई वर्ड
लाइन के अंत में जगह की कमी के कारण पूरा नहीं आ पाए तो इसे उस इनकम्प्लीट वर्ड के बाद हाइफन का प्रयोग होता है तथा उस वर्ड को शेष भाग की अगली लाइन में लिख लिया जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे मान लो आप जैसे लाइन के अंत में किसी वर्ड का केवल एक लेटर लिखकर या एक लेटर छोड़कर हाइफन कभी नहीं दिया जाता है, जैसे पेंसिल। तो ऐसा नहीं है कि पी आ गया और नीचे आपने ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा। किसी भी वर्ड का सिलेबल पूरा होने के बाद हाइफन दिया जाता है, जैसे मिस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, किसी भी वर्ड का सिलेबल पूरा करने के बाद हाइफन दिया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में अनेक कंपाउंड वर्ड्स हैं जिनके फॉर्मेशन में हाइफन का प्रयोग होता है, जैसे फादर इन लॉ, ए वन वे, ए वन वे टिकट, कमांडर इन चीफ, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स एम पी, 3 वीक कोर्स एटसेट्रा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं द राइट यूज़ ऑफ डैश। तो डैश जो है वो हाइफन से थोड़ा इसकी लेंथ लंबी होती है, हाइफन की मान लो इतनी होती है तो इसकी इससे ज़्यादा होगी। बहुत सी बातों को एक ही शब्द द्वारा सारांश रूप में प्रकट करने से पहले डैश का प्रयोग किया जाता है, जैसे रेगुलेटरी, पंचुअलिटी, सक्सेस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हेल्थ, इंडिया एंड पाकिस्तान, अमेरिका एंड अफगानिस्तान, ऑल आर सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म। ठीक है, ये आपका डैश का यूज़ हो गया। कभी कभी कोलन का प्रयोग किया जा सकता है, जहाँ वहाँ डैश का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोलन और कभी कभी जहाँ पर कोलन का प्रयोग किया जाता है वहाँ डैश का प्रयोग भी किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। जैसे यहाँ पर दिया है 1525 से लेकर 1761, तो ये हो गया 1525 से 1761। लेसन 1 to लेसन 20, 1 से 20 तक। पेज नंबर 20 से लेकर 100 तक, तो पेज 20 से 100 तक। तो ये आ गया आपका डैश के बारे में। उसी तरह बात करते हैं द राइट यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफ। तो एपोस्ट्रोफ भी एक प्रकार का कोमा ही है, जो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संक्षिप्त शब्दों में लुप्त अक्षर या संख्या के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कांट यानी कि फॉर कैन नॉट। ठीक है, ये आ गया फॉर शैल नॉट। डोंट यानी कि फॉर डू नॉट। आई एम फॉर आई एम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये आपका एपोस्ट्रोफ होता है, शॉर्ट फॉर्म में आपने देखा ही होगा। जैसे डोंट लिखा है, ठीक है, ये जो है वो आपका एपोस्ट्रोफ है, तो ये क्या होगा, डू नोट। मतलब क्या हो जाएगा, इसका पूरा मतलब डू नोट हो गया। ठीक है, उसी तरह बात करते हैं द राइट यूज़ ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा का जो राइट यूज़ है वे कहाँ पर होता है। इन्वर्टेड कॉमास को कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमास सिंगल और डबल दोनों हो सकते हैं। इनके मुख्य प्रयोग जो हैं वो निम्नलिखित हैं। डायरेक्ट स्पीच के आरंभ तथा अंत में डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है, जैसे मोहन सेड आई एम फाइन। तो डायरेक्ट स्पीच के आरंभ तथा अंत में डबल इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग होता है, जैसे मोहन सेड आई एम फाइन। किसी शब्द को विशेष रूप से बतलाने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को अंदर रखा जाता है, जैसे प्रपोजिशन शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली। चीकू इज़ द सब्जेक्ट एंड लेटर इज़ द ऑब्जेक्ट टू द वर्ड्स राइट्स। ठीक है, तो ये आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा इनका आपका यूज़ जो है वो आपने यहाँ पर देख लिया होगा, बिल्कुल बेसिक सा है। बाकी जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट जो है वो एग्ज़ाम में मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं द राइट यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का यूज़ जो है वो कहाँ होता है, तो रेफरेंस या लाइफ स्पैन को बतलाने के लिए ब्रैकेट्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे द टीचर हैज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड। किसके बारे में डिस्कस किया, लेसन 5 हाउ टू डू इट। ठीक है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गिवन बिलो, यानी कि पेज नंबर कहाँ पर दिया है, 120 में दिया है। जब किसी बात को मेन क्लॉज से अलग एक्सप्लेनेशन के रूप में जोड़ने की आवश्यकता होती है तब उस एक्सप्लेनेशन को ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाता है, जैसे आई सा अनिल, मैंने अनिल को देखा, जो कि ब्रैकेट में लिख दिया। माई बॉय मेरा क्लासमेट है अनिल। व्हेन आई वाज इन वाराणसी। आई स्पोक टू माई नेबर, मैं मेरा नेबर कौन है, मिस्टर रॉय है, अबाउट इट। ठीक है, ही इज़ गोइंग टू बाय स्टेशनरी। ठीक है, फॉर हिज ऑफिस। तो पेपर, पेन स्टैंड, एनवेल्प्स। ठीक है, ये आपका यूज़ हो गया किसका, ब्रैकेट्स के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं द राइट यूज़ ऑफ पैरेंथेसिस के बारे में। पैरेंथेसिस को डबल डैशेस का प्रयोग किसी फ्रेज या क्लॉज को मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस से अलग करने के लिए किया जाता है। यही फ्रेज या क्लॉज उस सेंटेंस से ग्रामेटिकली रिलेटेड नहीं होता है, जैसे ही fathered from heaven, it was all
he wished twin sons. A remarkable instance of this kind or courage qualitative, ठीक है। कैपिटल लेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है, ठीक है। कैपिटल लेटर्स आपने पढ़ा होगा, प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, सीता इज़ अ जेंटल गर्ल, देयर वाज अ किंग, ही लाइक स्वीट्स। अंग्रेजी कविता यानी कि इंग्लिश पोइम की प्रत्येक लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जैसे कम लाइव विद मी एंड वी माई लव एंड वी विल ऑल द प्लेजर प्रूव, ठीक है। तो इंग्लिश जो पोइम होगी, अंग्रेजी जो कविता होगी, उसका प्रत्येक लाइन का जो फर्स्ट लेटर है भी आपका कैपिटल ही होगा। डायरेक्ट स्पीच कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जैसे ही सेड कैन यू क्रॉस द गंगा, दे सेड डू योर ड्यूटी केयरफुली, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। किसी व्यक्ति के नाम में प्रयुक्त शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जैसे चंद्रभूषण, प्रसाद, रविशंकर, निकिता, दीपक कुमार, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के नाम में प्रयुक्त शब्द का जो पहला लेटर होगा वह आपका इंग्लिश का ही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, जो मेरे लिए आपको आगामी HPU BEd एंट्रेंस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक्स जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो भी आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। PDF प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऐड कर दिया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल जो है HPU BEd एंट्रेंस के रिलेटेड वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU BEd एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।